हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज को। एज यू नो वी आर रनिंग 500 एमसीक्यू सीरीज फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इन एमसीक्यूज में हमने इजी, मॉडरेट एज वेल एज डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चंस को डाला है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से हो सके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट एमसीक्यूज। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडीज वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारी कह रही है द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यू एंड कीप एंड ग्रो करंट कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग सेटिस्फैक्शन। और रीजन हमारा कह रहा है कि टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन ओल्ड सेंस ऑफ मेकिंग अ सेल, टेलिंग एंड सेलिंग, बट इन अ न्यू सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। तो सिंपल मार्केटिंग का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का सवाल है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, असर्शन हमारी क्या कह रही है, समझते हैं पहले। तो असर्शन हमारी कह रही है कि द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। तो दो गोल्स यहाँ पर बताए गए मार्केटिंग के। पहला, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यू, कि आपको सुपीरियर वैल्यू को प्रॉमिस करके नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। और दूसरा गोल बताया गया कि जो भी हमारे करंट कस्टमर्स हैं उनको आपको मेंटेन करना है, उनको ग्रो भी करना है बाय डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन, उनको सेटिस्फेक्शन डिलीवर करके। तो बिल्कुल सही है हमारी असर्शन। जो टू फोल्ड गोल है मार्केटिंग का, दैट इज अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स बाय सुपीरियर वैल्यू एंड डिलीवरिंग satisfaction to the existing customers, right? So assertion हमारी सही है। और रीजन हमारा कह रहा है कि today marketing must be understood not in the old sense of making a sales, telling and selling. So आज की डेट में हमें मार्केटिंग को ओल्ड सेंस में नहीं समझना चाहिए। ओल्ड सेंस में हम मार्केटिंग को कैसे समझते थे, टेलिंग एंड सेलिंग, यानी कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर देना, बल्कि हमें नई सेंस में समझना चाहिए, दैट इज अबाउट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स। तो रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है। आज की डेट में जो कंपनीज का मेन फोकस होना चाहिए दैट इज सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, राइट। इसलिए हमारी असर्शन भी यहाँ पर सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। इसलिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। Next question is, there are so many extremely important functions of marketing in modern business scenarios. From the list given below, identify the facilitating functions of marketing. So question हमसे कह रहा है कि marketing के बहुत सारे important functions होते हैं और बहुत सारे important functions हैं in a modern business scenarios। हमें identify करने हैं facilitating functions marketing के from the list given below। तो हमें यहाँ पर कुछ marketing के functions दिए गए हैं जैसे कि buying, transporting, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, रिस्क टेकिंग एंड फाइनेंसिंग। हमें आइडेंटिफाई करने हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, सी डी ई ओनली। सी डी ई ओनली ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए बाइंग और ट्रांसपोर्टेशन ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, रिस्क टेकिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीनों ही फैसिलिटेटिंग फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के। देखो, ये होते हैं हमारे पास मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तीन तरह के फंक्शंस हैं यहाँ पर, तीन तरह से इनको क्लासिफाई करा गया है। एक्सचेंज फंक्शंस, फिजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। तो एक्सचेंज फंक्शन में हमारे पास आएगा बाइंग एंड सेलिंग, इसलिए हमने बाइंग को वहां पर एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि बाइंग है एक एक्सचेंज फंक्शन। ट्रांसपोर्टिंग को भी हमने एलिमिनेट कर अपने ऑप्शन से क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है एक फिजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। और इसमें हमारे पास एक स्टोरेज फंक्शन भी आता है। लेकिन फैसिलिटेटिंग फंक्शन की हम बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग एंड सिक्योरिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये है मार्केटिंग के फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सी डी ई ओनली। Next question is, the advertisement of Club Mahindra where they are using the tagline "We cover India, you discover India" is an example of। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्लब महिंद्रा की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने टीवी पे देखी होगी, उसमें एक टैगलाइन वो यूज करते हैं "वी कवर इंडिया, यू डिस्कवर इंडिया"। ये किस चीज का एग्जांपल है? गुड्स मार्केटिंग, आइडिया मार्केटिंग, एक्सपीरियंस मार्केटिंग या फिर सर्विस मार्केटिंग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 एक्सपीरियंस मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर टैगलाइन को आप देखिए, बी कवर इंडिया यू डिस्कवर इंडिया। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि वी आर कवरिंग इंडिया and you can discover India through us. You can get experience of discovering India with us, right? So this is an example of experience marketing. सो एक्सपीरियंस मार्केटिंग में कंपनीज का फोकस क्या होता है? कंपनीज का फोकस होता है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। और कंपनीज ये काम करती हैं बाय कंबाइनिंग सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज। एक बेहतरीन एग्जांपल इसका आपको देखने को मिल सकता है क्लब महिंद्रा के एडवर्टीजमेंट, जहां पर वो एक टैगलाइन यूज करते हैं, वी कवर इंडिया यू डिस्कवर इंडिया। यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि वी कवर इंडिया एंड डिस्कवर इंडिया। इसमें किस चीज की मार्केटिंग हो रही है? तो एक्सपीरियंस मार्केटिंग हो रही है, वेयर दे आर टेलिंग यू दैट वी आर कवरिंग एंटायर इंडिया एंड यू कैन डिस्कवर इंडिया विद अस, राइट? सो इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी एक्सपीरियंस मार्केटिंग। Next question is marketing concepts have evolved over a period of time. Arrange the following marketing concepts in correct sequence as per their evolution. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्केटिंग के कंसेप्ट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है मार्केटिंग के कंसेप्ट्स को एज पर देयर इवोल्यूशन। तो कंसेप्ट हमारे पास जो मेंशन्ड है दैट आर सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, रिलेशनशिप कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो सबसे पहले मार्केटिंग का कौन सा कंसेप्ट आया था? प्रोडक्शन कंसेप्ट आया था। प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, जो ऑप्शंस में नहीं है। तो उसके बाद आएगा सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट के बाद भी है मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट के बाद देन सोसाइटल कंसेप्ट, देन रिलेशनशिप कंसेप्ट और आखिरी में होलिस्टिक कंसेप्ट। तो राइट सीक्वेंस हमारी बनेगी CAVEDF। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो लुक दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आया था दैट विल बी प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिसका फोकस था प्रोड्यूसिंग के ऊपर कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है और अपनी कॉस्ट को कम लेकर के आना है। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया जिसने कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो। देन सेलिंग कंसेप्ट आया, सेलिंग कंसेप्ट कहता था कि हमें एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन करनी है अगर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। देन मार्केटिंग कंसेप्ट आया जिसका फोकस था ऑन सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। देन सोसाइटल कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट ने कहा कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी फोकस करना है। देन रिलेशनशिप कंसेप्ट जिसने कहा कि हमें कस्टमर के साथ जो भी हमारी रिलेशनशिप है उसे अच्छे से मैनेज करना है। एंड देन होलिस्टिक कंसेप्ट जो कहता है कि डू एवरीथिंग पॉसिबल, कि जिन भी तरीकों से हम अपने कस्टमर्स को बेटर वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं वो सभी हमें करना चाहिए। ये हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है, बहुत सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट कर देता है। सो राइट सीक्वेंस हमारी हो जाएगी CAVEDF। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कस्टमर्स, एथिक्स, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स एंड कम्युनिटी। आपको बताना है रिलेशनशिप मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो सिंपली आपको यहाँ पर ये बताना है कि कंपनी को रिलेशनशिप जो है वो कहाँ कहाँ पे मैनेज करनी होती है, और वही सारे हमारे कंपोनेंट्स रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ जाएंगे। देखिए इसमें हमारे पास आएगा कस्टमर, एथिक्स नहीं आएगा, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स एंड कम्युनिटी। सो राइट आंसर जो हमारा बनेगा दैट विल बी ACDE ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग के कंसेप्ट से सवाल को पूछा गया था। 4 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसकी जगह पे हम कई बार सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग ये टर्म भी यूज करते हैं, एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, हमारे कस्टमर्स, इंप्लॉइज, पार्टनर्स एंड अवर ओवरऑल कम्युनिटी। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिमांड दिया गया है और दूसरी तरफ है डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पर इनको मैच करना है। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमारे पास है अनहोलसम डिमांड, नेगेटिव डिमांड, फुल डिमांड एंड ओवरफुल डिमांड। सो इनके डिस्क्रिप्शन यानी कि इनके सही मीनिंग के साथ आपको इनको मैच करना है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर?
देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मेंशन है डिमांड इज मोर देन सप्लाई। सो ऐसा सिनेरियो कब होता है जब डिमांड हमारी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, ये होता है ओवरफुल डिमांड के केस में, व्हेन आवर डिमांड इज मोर देन सप्लाई। जो सप्लाई है वो डिमांड को मीट नहीं कर पाती है। डिमांड इज मीटिंग सप्लाई पोटेंशियल, तो जब हमारी डिमांड इक्वल हो जाती है सप्लाई के, ये केस होता है हमारा फुल डिमांड का। डिमांड विच इज क्रिएटेड इफ द प्रोडक्ट इज डिसलाइक्ड इन जनरल, तो ऐसी डिमांड जिसको हमें क्रिएट करना पड़ता है जब प्रोडक्ट को डिसलाइक करा जाता है, ये केस हमारा होता है नेगेटिव डिमांड का। राइट, एंड डिमांड फॉर द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल परसीव एज बैड, सो ऐसी चीजों की डिमांड जिसको बुरा माना जाता है, इसको हम बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। सो हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर वो क्या बनेगी, फर्स्ट के साथ हमने यहाँ पर मैच किया, ए के साथ हमने मैच किया डी को, राइट, 2 के साथ सी को, 3 के साथ बी को और 4 के साथ ए को। राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर बन जाएगी 1D 2C 3B एंड 4A। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। देखो चार तरह की डिमांड्स यहाँ पर दी गई थी हमारे ऑप्शंस में। सबसे पहले है हमारे पास नेगेटिव डिमांड। सो नेगेटिव डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जिसको तब हमें क्रिएट करना पड़ता है जब प्रोडक्ट को लोग जो है वो डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस को लोग जनरली बाई नहीं करना चाहते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड होती है उसको नेगेटिव डिमांड बोला जाता है। यहाँ पर डिमांड को क्रिएट करना पड़ता है। अनहोलसम डिमांड उन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जिनको हम बैड परसीव करते हैं, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स की डिमांड या फिर एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की डिमांड, तो उसको हम बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। फुल मार्केट डिमांड होती है जब जितनी भी हमारे पास डिमांड है उतनी सप्लाई भी हमारे पास है, यानी कि डिमांड इज मीटिंग द सप्लाई पोटेंशियल ऑफ द कंपनी की, जितनी सप्लाई हम कर रहे हैं उतनी ही डिमांड मार्केट में है, इसको हम बोलते हैं फुल मार्केट डिमांड। जितनी भी हमारे पास डिमांड आ रही है हम उसको मीट कर पा रहे हैं। और ओवरफुल डिमांड होती है, ये ऐसा सिनेरियो होता है जब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज होती हैं वो डिमांड को मीट नहीं कर पाती हैं, यानी कि मार्केट की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। इतनी ज्यादा डिमांड मार्केट में है कि हम उसे मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, इस केस को हम बोलते हैं ओवरफुल डिमांड। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे, उनकी ओवरफुल डिमांड हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज थी वो उनको मीट नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में। राइट, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफुल डिमांड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is consider the following statements about the marketing mix and mark the correct answer. So marketing mix के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट मीन्स द कॉम्बिनेशन, इट मीन्स मार्केटिंग मिक्स, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इनपुट दैट फॉर्म द कोर ऑफ इट्स मार्केटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट, प्राइस स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज कॉइन्ड बाय ई जेरोम मैकार्थी। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहली हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि मार्केटिंग मिक्स है फर्म के इनपुट का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे पास आता है उसका प्रोडक्ट, उसका प्राइस स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि प्लेस एंड प्रमोशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। और स्टेटमेंट 2 कह रही है द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज कॉइन्ड बाय ई जेरोम मैकार्थी। तो ई जेरोम मैकार्थी ने मार्केटिंग मिक्स टर्म कॉइन नहीं करी है, मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है इसको कॉइन करा है नेल एच वार्डन ने, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। देखो मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टर्म को कॉइन करा था नेल एच वार्डन ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, इसको आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेल एच वार्डन ने मार्केटिंग मिक्स इस टर्म को कॉइन करा था। और मार्केटिंग मिक्स बेसिकली फर्म के जो भी इनपुट्स होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उनका कॉम्बिनेशन होता है। राइट, सो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग के 4 P कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं पब्लिक, पीपल, प्रॉफिट, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड पर्स स्ट्रिंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग होते हैं पब्लिक, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड
पर्स स्ट्रिंग। सो राइट आंसर हमारा होगा ADEF ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए प्रॉफिट नहीं होता है, देखिए सोशल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, सो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है पीपल और पब्लिक में। सो याद रखिएगा 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग में हमारे पास पब्लिक है ना कि पीपल। सो पब्लिक, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड पर्स स्ट्रिंग। पब्लिक यानी कि हमें फोकस करना होता है पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, इसलिए हमारा पब्लिक यहाँ पर आएगा। अगर हमें कोई सोशल कैंपेन चलाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स की जरूरत पड़ती है, राइट। एक स्पेसिफिक पॉलिसी भी हमें बनानी होती है। और पर्स स्ट्रिंग का मतलब है कि हमें फंड्स भी चाहिए। जब भी आप किसी सोशल प्रोग्राम को चलाओगे, कोई सोशल कैंपेन रन करोगे, तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, उसको हम बोलते हैं पर्स स्ट्रिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ADEF ओनली। Next question is, the micro marketing environment includes all those factors that are closely associated with the operations of a business and influences its functioning. Select those factors फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और उनके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, सप्लायर्स, मीडिया, रिसोर्सेज एंड कंपिटिटर्स। सो बट विल बी द राइट आंसर? तो देखो माइक्रो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ हद तक कंपनी का कंट्रोल होता है। फुल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल होता है। कुछ हद तक ये फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल के बाहर भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो फैक्टर्स। और ये कंपनी से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उनकी जो एबिलिटी होती है टू सर्व द कस्टमर्स, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें हमारे पास आएंगे सप्लायर्स, मीडिया एंड कंपिटिटर्स, राइट। सो हमारा राइट आंसर बनेगा BCE ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर दिया गया है, ये एक इंटरनल फैक्टर है और रिसोर्सेज भी इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर कंपनी का फुल कंट्रोल होता है। माइक्रो फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल कुछ हद तक होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हद तक कंपनी अपने सप्लायर्स, मीडिया और कंपटीटर्स को कंट्रोल कर सकती है। और जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं, उनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो हमारे यहाँ पर जो माइक्रो फैक्टर्स बनेंगे दैट आर सप्लायर्स, मीडिया एंड कंपटीटर्स। राइट आंसर विल बी BCE ओनली। सो देखो ये सारे हमारे माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास आएंगे सप्लायर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, कंपिटिटर्स, इंटरमीडियरीज एंड मीडिया। इन फैक्टर्स के ऊपर कुछ हद तक कंपनी का कंट्रोल होता है और कुछ हद तक ये कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। Next question is, dash is the systematic design, collection, analysis and reporting of data relevant to specific marketing situation an organization is facing. So question हमसे पूछ रहा है कि वो क्या चीज है जिसमें हम systematically कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं डेटा को रेलिवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन। सो दिस इज द कीवर्ड, रेलिवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग डेटा माइनिंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम जो है एक तरह से रिलेटेड है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मार्केटिंग की उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में कंपनी की जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करने का हम काम करते हैं, राइट। मार्केटिंग रिसर्च में हाँ जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम एक्वायर करके, उसको कलेक्ट करके एनालाइज भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। और इंटेलिजेंस और रिसर्च में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस में सिर्फ हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन होगी मार्केटिंग से रिलेटेड उसको कलेक्ट करेंगे, वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन से रिलेटेड होगा, कोई प्रॉब्लम होगी जिसको हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिस्टमेटिकली एक डिजाइन बनाएंगे, उसके बेस के ऊपर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केटिंग रिसर्च के हमारे देखिए बेसिक यही फीचर होते हैं कि एक सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है, सिस्टमेटिक डिजाइन से हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, और जो भी डेटा कलेक्ट कर जाता है मार्केटिंग रिसर्च में, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर मार्केटिंग सिचुएशन। स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा डेटा होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं उससे रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की मैं बात करूं तो इसमें वेरियस टाइप्स की जो रिसर्च है वो कंडक्ट करी जा सकती है, जैसे कि मार्केट या फिर कस्टमर रिसर्च, 4Ps रिसर्च, चैनल रिसर्च, सेल्स रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च एंड पॉलिसी रिसर्च। So right answer will be option number 3, marketing research. देखो नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। हमारी असर्शन कह रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आउटलाइन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट व्हिच डज नॉट रिमेन स्टेबल एंड चेंजेस ओवर टाइम। तो असर्शन कह रही है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल नहीं रहती, वो चेंज हो जाती हैं। और रीजन कह रहा है कि बाइवरेंसी इंप्लाइज द रिजिड नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। सो असर्शन हमारी सही है क्योंकि देखिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट में लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल नहीं रहती हैं बल्कि चेंज हो जाती हैं, यानी कि डायनामिक हमारा एनवायरनमेंट होता है। और जो बाइवरेंसी है, बाइवरेंसी का मतलब होता है, बाइवरेंसी मीन्स द डायनामिक नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, नॉट द रिजिड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो रिजिड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा डायनामिक नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी माइट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टेनेट्स। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फॉलोइंग कंपोनेंट्स बेसिकली हो सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, टू डेवलप द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पॉसिबल, बी इज टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, सी इज टू एडवर्टाइज मोर हैवीली देन कंपिटिटर्स, एंड डी इज टू यूज सेल्समैन हु फील एंड एग्जिबिट अ मिशनरी ड्राइव। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए जितने भी ये चार ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ये चारों ही हमारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो भी चारों ऑप्शंस हमें दिए गए थे वो चारों ही हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारा फोकस हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के ऊपर होता है। हम प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करते हैं, प्रीमियम प्राइस चार्ज करना हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। प्रीमियम प्राइसिंग हमारे पास एक टाइप ऑफ प्राइसिंग भी होती है, राइट। अपने कंपिटिटर से ज्यादा एडवर्टाइज करना, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट। और ऐसे सेल्समैन को यूज करना जिनके अंदर एक मिशनरी ड्राइव हो, जो मोटिवेटेड रह के काम करें, ये भी हमारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी फुलफिल्ड बाय अ प्रोडक्ट। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें यहाँ पर दी गई हैं, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय अ प्रोडक्ट, शुड बी एज पर इथिकल स्टैंडर्ड्स, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, मस्ट बी सेफ टू द यूजर्स एंड एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी प्रोडक्ट की, ये कौन से प्रोडक्ट के डायमेंशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैनेजरियल डायमेंशंस, कंज्यूमर डायमेंशन, सोसाइटल डायमेंशन या फिर मार्केट डायमेंशन। बट विल बी द राइट आंसर? देखो जितने भी हमें यहाँ पर ये डायमेंशंस दिए गए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं एक प्रोडक्ट की, ये रिलेटेड है सोसाइटल डायमेंशन से। हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए सोसाइटल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ये बात करता क्या है? सोसाइटल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ये कहता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द प्लेनेट उसके लिए काम करे, राइट। ये जो हमारा डायमेंशन है सोसाइटल डायमेंशन, ये कहता है कि कंपनीज को ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्रिपल बॉटम लाइन में हमारा क्या आता है? बॉटम लाइन में जनरली हम किसकी बात करते हैं? बॉटम लाइन में हम बात करते हैं प्रॉफिट की, राइट। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का कंसेप्ट कहता है कि प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट, इन तीनों का हमें ध्यान रखना है
और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक प्रोडक्ट को फुलफिल करनी चाहिए। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो इथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट मस्ट फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो रहा हो, राइट। जितने भी हमारे यूजर्स हैं जो प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं वो उनके लिए सेफ होना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो ये जो हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक प्रोडक्ट की, ये हमारी आती हैं सोसाइटल डायमेंशन में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोडक्ट हायरार्की हेल्थ केयर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्रोडक्ट हायरार्की एक हमारा कंसेप्ट होता है जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि हेल्थ केयर किसका एग्जांपल होगा। नीड फैमिली, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट लाइन या फिर प्रोडक्ट टाइप। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 नीड फैमिली। हेल्थ केयर हमारा एग्जांपल होगा नीड फैमिली का। So, देखो प्रोडक्ट हायरार्की का जो हमारा कंसेप्ट है इसमें हमारे पास 7 लेयर्स आती हैं, 7 लेवल्स आते हैं। नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप, ब्रांड एंड आइटम, राइट। तो ये सारे हमारे जो हैं वो लेवल्स हैं प्रोडक्ट हायरार्की के। तो इसके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया था कि हेल्थ केयर किसका एग्जांपल होगा। तो हेल्थ केयर विल बी एग्जांपल ऑफ नीड फैमिली। तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से यहाँ पर आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर्स में पहले भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि लाइफ इंश्योरेंस किसका एग्जांपल है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमारा एग्जांपल है प्रोडक्ट लाइन का। इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी नीड फैमिली। Next question is which of the following value of a product can be described as the curiosity that is perceived or obtained from a product and the benefit that meets the desire and needs of innovation। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट की वो वैल्यू कौन सी होती है जिसको हम एज ए क्यूरियोसिटी डिराइव कर सकते हैं, जिसको परसीव करा जा सकता है या फिर ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ए प्रोडक्ट एंड द बेनिफिट दैट मीट्स द डिजायर एंड नीड्स ऑफ इनोवेशन। की जो भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिजायर होती है, एक डिजायर होती है फॉर द इनोवेशन या फिर नीड होती है फॉर द इनोवेशन। तो जब उस वैल्यू को एक प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो वो कौन सी वैल्यू होती है, कंडीशनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू या फिर एपिस्टेमिक वैल्यू। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो एक जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट काइंड्स की वैल्यूज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कंडीशनल वैल्यू। कंडीशनल वैल्यू का मतलब होता है जब एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक प्रोडक्ट कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करता है एज कंपेयर टू द अदर अल्टरनेटिव्स, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है कि जिस काम के लिए आपने प्रोडक्ट को खरीदा है वो काम उस प्रोडक्ट से हो रहा है। अगर आपने एक पेन खरीदा है और उस पेन से आप लिख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि फंक्शनल वैल्यू वो पेन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू का मतलब है कि जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर पा रहा है। और एपिस्टेमिक वैल्यू होती है जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक कंज्यूमर की जो इनोवेशन का डिजायर होता है, इनोवेशन की नीड है, उसको फुलफिल करता है। तो उसको बोलते हैं हम एपिस्टेमिक वैल्यू। और इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 एपिस्टेमिक वैल्यू। ठीक है। Next question is which of the following are external factors that has potential to affect the pricing policies of a company। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे जो एक पर्टिकुलर कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी को अफेक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं डिमांड, कंपिटिटर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डिमांड। डिमांड इज एन एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये हमारा एक इंटरनल फैक्टर है, राइट। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन ये भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ए, बी एंड ई ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।
तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है, और ये हमें पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स? इसमें कंपिटिटर्स हैं, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड एथिकल कंसिडरेशन और कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सारे ही फैक्टर्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, so right answer will be option number 1, AVE only. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन सेटिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने की जो प्रोसेस है उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, डिटरमाइनिंग डिमांड, सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड, एनालाइजिंग कंपटीटर्स एंड सिलेक्टिंग द प्राइस। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट सीक्वेंस विल बी CVAEDF। एक प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते वक्त हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल डिटरमाइन द डिमांड, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो सकती है। आफ्टर डिटरमाइनिंग डिमांड वी विल एस्टिमेट अवर कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी। कॉस्ट के बाद वी विल एनालाइज कंपटीटर कॉस्ट, प्राइस एंड ऑफर्स, की हमारे कंपटीटर को क्या कॉस्ट पड़ती है, उसका क्या प्राइस है, और कौन कौन से ऑफर्स जो है वो हमारा कंपटीटर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। देन वी विल सिलेक्ट द प्राइसिंग मेथड, की कौन से मेथड से हम प्राइस सिलेक्ट करेंगे, and last में we will select our final price. So this will be the correct sequence of selecting the price of a product. Right answer will be option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर्स। दो स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, प्रीमियम प्राइसिंग आल्सो कॉल्ड इमेज प्राइसिंग और प्रेस्टीज प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ मार्किंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हायर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कंपिटिटर्स प्रोडक्ट्स। एंड स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है, प्रीमियम प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग बोथ आर सेम। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये कह रही है कि प्रीमियम प्राइसिंग को हम इमेज प्राइसिंग भी बोलते हैं और प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रीमियम प्राइसिंग को हम इमेज एज वेल एज प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस को जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कंपटीटर के प्रोडक्ट से हायर रखा जाता है, हायर मार्क करा जाता है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वो ये दिखा सके मार्केट में कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और कंपटीटर के प्रोडक्ट से हायर प्राइस के ऊपर उसे सेल करा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। और प्रीमियम प्राइसिंग और स्कीमिंग देखिए दोनों सेम नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग हैं। प्रीमियम प्राइसिंग का पर्पस होता है प्राइस को हायर सेट करना, इसलिए ताकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से और कंपटीटर के प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा दिखे। स्कीमिंग प्राइसिंग का पर्पस होता है इनिशियल लेवल के ऊपर मार्केट में एंटर होना, हायर प्राइस चार्ज करके, ताकि इनिशियली जो भी क्रीम है मार्केट की उसे स्कीम करा जा सके। यानी कि जब आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, अभी कंपटीटर ने उस तरह का प्रोडक्ट बनाया नहीं है, तो उस टाइम पर उस प्रोडक्ट का हायर प्राइस चार्ज करा जाता है, ताकि जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से स्कीम करे जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। इसके लिए स्कीमिंग प्राइसिंग का यूज़ करा जाता है। तो देखिए जो प्रीमियम प्राइसिंग है और स्कीमिंग प्राइसिंग है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में प्राइस हायर होता है लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यही लिखा है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम इमेज प्राइसिंग भी बोलते हैं, प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हायर प्राइस हम चार्ज करते हैं और पर्पस ये होता है कि जो भी हमारे कंज्यूमर है उनको ये लगे कि एज कंपेयर टू कंपिटिटर्स प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा अच्छी है और उसकी जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
Next question is, which of the following functions of distribution channels are related to physical distribution specifically performed for suppliers? So देखिए दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, आपको बताने हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से फंक्शंस, वो फंक्शंस जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली सप्लायर्स के लिए परफॉर्म करे जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रेकिंग एंड एक्यूमुलेटिंग वर्क, B is transportation, C is storage, D is promotion and E is risk taking. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन होंगे, विच इज रिलेटेड टू द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द कस्टमर्स, राइट। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शंस आएंगे दैट आर ब्रेकिंग एंड एक्यूमुलेटिंग वर्क, बी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड सी इज स्टोरेज। ये तीनों ही सप्लायर्स के लिए परफॉर्म करे जाते हैं एंड आर रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन एंड रिस्क टेकिंग इसमें नहीं आएगा। सो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। तो ये हैं हमारे कुछ फंक्शंस जिनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, कम्युनिकेशन फंक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। और स्पेसिफिकली ऐसे फंक्शंस जो सप्लायर्स के लिए परफॉर्म करे जाते हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, देखिए वो है ब्रेकिंग वर्क, एक्यूमुलेटिंग वर्क, क्रिएटिंग असॉर्टमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। Next question is, under which of the following conditions conventional direct channels of distribution will be most suitable? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें कन्वेंशनल डायरेक्ट जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बी इज व्हेन देयर आर फ्यू पोटेंशियल बायर्स, सी इज व्हेन द प्रोडक्ट इज हाईली परशेबल, डी इज व्हेन द चैनल कॉस्ट आर हायर देन डायरेक्ट सेलिंग एंड E is when the manufacturer decides not to use the middleman। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम कन्वेंशनल डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं ये सभी अप्रोप्रिएट हैं टू यूज द कन्वेंशनल डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी ई। तो देखो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते क्या हैं? कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड नहीं होते, फ्रेगमेंटेड होते हैं। और डायरेक्ट चैनल वो चैनल होता है जहां पर कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं होता है। सो डायरेक्ट चैनल हमारा वो चैनल होता है जहां पर कोई भी इंटरमीडियरी बीच में नहीं होता है, कंपनीज डायरेक्टली सेल करती हैं टू द कंज्यूमर्स, इसलिए हम इसे जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोलते हैं, राइट। तो कंपनीज यहाँ पर अपनी सेल्स फोर्स को यूज करती हैं टू रीच द कंज्यूमर्स, और जितने भी चैनल्स के फंक्शंस होते हैं वो खुद ही यहाँ पर कंपनीज परफॉर्म करती हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो सुटेबल होंगे? जैसे कि When goods are produced in small quantity, जब आपकी जो गुड्स हैं स्मॉल क्वांटिटी में है उस टाइम पर आपको इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हो, राइट। जब आपके पोटेंशियल बायर्स काफी कम है उस केस में भी आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, राइट। जब आपका प्रोडक्ट हाईली परशेबल है यानी कि वो खराब हो जाएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा इंटरमीडियरीज को बीच में इंक्लूड किया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट बीच में खराब हो जाएगा, तो उस केस में भी आप यहाँ पर डायरेक्ट चैनल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। जब आपकी जो कॉस्ट है चैनल्स को यूज करने की वो हायर है देन डायरेक्ट सेलिंग, उस केस में भी आप डायरेक्ट सेलिंग ही यूज करोगे। तो जब आपकी कॉस्ट कम पड़ रही है डायरेक्ट चैनल्स का यूज करके तो आप क्यों यूज करेंगे बाकी इंटरमीडियरीज को, राइट। इसलिए जब आपकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ रही है डायरेक्ट सेलिंग में तो उस केस में आप डायरेक्ट चैनल्स का यूज करोगे, राइट। एंड व्हेन द मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स नॉट टू यूज द मिडलमैन, और अगर मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि उसको मिडलमैन को यूज नहीं करना चाहिए, उसका खुद का ही मन है कि मुझे डायरेक्ट चैनल से ही सेल करना है, तो उस केस में भी आप डायरेक्ट चैनल्स का यूज करेंगे। तो इन सभी कंडीशंस में हम यूज करेंगे कन्वेंशनल डायरेक्ट चैनल्स को, ठीक है। तो यही पांचों मेंशन्ड थे हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी एंड ई। Next question is, in which of the following vertical marketing system one member of the distribution channels, be it a producer, wholesaler or a retailer, owns all other members of the channel, thereby having all the elements of production and distribution channel under a single ownership? So क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा BMS है यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें एक जो मेंबर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे होलसेलर या फिर रिटेलर, सभी
जो मेंबर्स हैं चैनल्स के उनको ओन करता है और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही फंक्शन वो खुद ही परफॉर्म करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बीएमएस, कॉन्ट्रेक्चुअल बीएमएस, एडमिनिस्ट्रेट बीएमएस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बट विल बी द राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, कॉर्पोरेट बीएमएस। कॉर्पोरेट बीएमएस क्या होता है? ऐसा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जिसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है, सभी चैनल्स ऑफ मेंबर्स को ओन करता है, और जो भी एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वो एक सिंगल ओनरशिप के अंडर आते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बीएमएस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को हम टोटल ओनरशिप भी बोलते हैं, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एम्बे। एम्बे एक अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी है, तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उसको वो अपने अथोराइज्ड स्टोर्स के थ्रू ही सेल करते हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों की ओनरशिप जो है वो एम्बे के पास ही है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, with respect to the elements of marketing communications, which of the following statements are correct? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। ए स्टेटमेंट है, सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड बाय कंपनीज टू कम्युनिकेट लॉन्ग टर्म ऑफर्स। बी इज द कंपनीज परफॉर्म several social activities with a view to creating their positive brand image in the market. C is, in interactive marketing, customers share their experiences with their peers and friends. And D is, in personal selling, salesmen approach the prospective customers directly and inform them about goods and services. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए वन बाय वन समझते हैं हम सभी स्टेटमेंट्स को। हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सेल्स प्रमोशन इज यूज्ड बाय कंपनीज टू कम्युनिकेट लॉन्ग टर्म ऑफर्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो सेल्स प्रमोशन है वो शॉर्ट टर्म टेक्निक है, शॉर्ट टर्म ऑफर्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर जाती हैं। एक शॉर्ट टर्म टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम शॉर्ट रन में अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। बी स्टेटमेंट हमारी कह रही है, द कंपनीज परफॉर्म सेवरल सोशल एक्टिविटीज विद ए व्यू टू क्रिएटिंग देयर पॉजिटिव ब्रांड इमेज इन मार्केट। तो बिल्कुल सही बात है, कंपनीज बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसको हम पब्लिक रिलेशन भी बोल सकते हैं, ताकि उनकी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट हो मार्केट में। सी स्टेटमेंट कह रही है कि इन इंटरएक्टिव मार्केटिंग कस्टमर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर पीयर्स एंड फ्रेंड्स। देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है, लेकिन स्टेटमेंट है गलत। गलत क्यों है? कस्टमर अपने शेयर्स को एक्सपीरियंस करते हैं विद द पीयर्स एंड फ्रेंड्स, इस चीज को हम इंटरएक्टिव मार्केटिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। राइट, वर्ड ऑफ माउथ के केस में जो कस्टमर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं विद देयर पीयर्स एंड फ्रेंड्स, इसलिए सी स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। एंड डी स्टेटमेंट हमारी कह रही है, इन पर्सनल सेलिंग salesmen approach the prospective customers directly and inform them about goods and services। तो बिल्कुल सही बात है, पर्सनल सेलिंग के केस में जो सेल्समैन होता है वो डायरेक्टली अप्रोच करता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को और उनको इन्फॉर्म करता है अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी ओनली। Next question is, dash is often adopted at the stage when a product reaches its maturity. The purpose of such promotion is to keep the product alive in the minds of customers। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रमोशन है जिसको हम मेच्योरिटी स्टेज पे यूज करते हैं और इसका पर्पस होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में हमारा प्रोडक्ट अलाइव रहे। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंफॉर्मेटिव प्रमोशन, परसुएसिव प्रमोशन, रिमाइंडर प्रमोशन एंड बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिमाइंडर प्रमोशन। रिमाइंडर प्रमोशन को हम यूज करते हैं मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर और हमारा पर्पस होता है कि कंज्यूमर्स को पता रहे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनके माइंड में हमारा प्रोडक्ट अलाइव रहे। तो उस
टाइम पर कंपनीज यूज करती हैं रिमाइंडर प्रमोशन। इन्फॉर्मेटिव प्रमोशन जनरली यूज करी जाती है इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। परसुएसिव प्रमोशन यूज करी जाती है कंज्यूमर्स को परसुएड करने के लिए, सो दैट वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाई कर लें। और बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है इस तरह की प्रमोशन यूज करना जिससे जो हमारा बायर है उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो, उसमें कोई ना कोई चेंज है, राइट। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलाइव रहे इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स और मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर जिस प्रमोशन का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर प्रमोशन। तो देखिए जो हमारी प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है रिमाइंडर प्रमोशन, इसको मेमोरी जॉगर भी कहते हैं, तो ये नेम आप याद रखेंगे, काफी ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमारा वही पर्पस है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स के माइंड में अलाइव रहे, राइट। और रिमाइंडर प्रमोशन का यूज यहाँ पर कंपनीज करती हैं ताकि जो उनके बायर हैं उनके बिहेवियर को वो लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लुएंस करते रहें, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी कह रही है एडवर्टाइजमेंट इज अ डायरेक्ट पेड मेथड यूज्ड बाय फर्म्स टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज विया टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स एक्सेट्रा। एंड स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है द सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स द सेवरल शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू परसुएड द कस्टमर्स टू इनिशिएट द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक डायरेक्ट नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट मेथड है, राइट। सो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक पेड मेथड है जिसका यूज करती हैं कंपनीज टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज। और एडवर्टाइजमेंट्स करी जाती है थ्रू टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स एक्सेट्रा। तो बाकी चीजें बिल्कुल सही मेंशन है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का यूज करती है कंपनीज टू परसुएड द कस्टमर्स टू इनिशिएट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। राइट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। सो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है एडवर्टाइजिंग एक इनडायरेक्ट मेथड होता है ना कि डायरेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एडवर्टाइजमेंट एक मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स है जिसकी हेल्प से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं टू देयर ह्यूज टारगेट ऑडियंस। और सेल्स प्रमोशन हमारी एक शॉर्ट टर्म टेक्निक होती है, इसमें शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का यूज करा जाता है कंज्यूमर्स को परसुएड करने के लिए। ये जो टेक्निक है ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में भी हेल्प करती हैं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। रिबेट, डिस्काउंट्स, पेबैक्स, बाय वन गेट वन फ्री स्कीम्स, कूपन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सेल्स प्रमोशन के। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डायरेक्ट मार्केटिंग हैज बीन क्वाइंड बाय। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग ये जो टर्म है ये किसने क्वाइन करी थी? ऑप्शंस आपके पास हैं फिलिप कोटलर, लेस्टर वंडरमैन, ग्रे आर्मस्ट्रांग या फिर पीटर एफ ड्रकर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? So, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा डायरेक्ट मार्केटिंग ये जो टर्म है इसको क्वाइन किया है लेस्टर वंडरमैन ने। तो डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ मार्केटिंग है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्री सिलेक्टेड कस्टमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के यूज के, राइट। तो जब भी कंपनीज डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को अप्रोच करती हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। याद रखिएगा इस टर्म को क्वाइन किया है लेस्टर वंडरमैन ने और इस टर्म को पहली बार क्वाइन करा गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिटेलिंग एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो रिटेलिंग के बारे में यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है व्हेन द सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज टेक्स प्लेस आउटसाइड द कन्वेंशनल शॉप्स और स्टोर्स इट इज टर्म्ड नॉन स्टोर रिटेलिंग। और स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है इन डायरेक्ट सेलिंग द सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी विजिट द होम ऑफ द होस्ट हु हैज इनवाइटेड acquaintances, the salesperson demonstrate the products and takes order। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट जो दी गई हैं बिल्कुल करेक्ट है। नॉन स्टोर रिटेलिंग यही होती है जब जो भी हमारी मर्चेंडाइज की सेलिंग है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग है, जब हम आउटसाइड द कन्वेंशनल शॉप्स करते हैं उसको नॉन स्टोर रिटेलिंग बोला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग होती है जहां पर जो सेल्स पर्सन है डायरेक्टली विजिट करता है होस्ट यानी कि कस्टमर्स के घर को, और वहीं पर वो उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट करता है और ऑर्डर्स को लेता है। उसी को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसलिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नॉन स्टोर रिटेलिंग में आउटसाइड द कन्वेंशनल शॉप्स हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग एंड बाइंग सर्विस। राइट, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें जो सेल्स पर्सन है वो डायरेक्टली विजिट करते हैं होस्ट के होम को यानी कि कस्टमर के होम को, और वहीं पर प्रोडक्ट को सेल करा जाता है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं। और याद रखना है डायरेक्ट सेलिंग को हम डोर टू डोर सेलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स हमें दिए हुए हैं और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, हमें इनको मैच करना है। टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स में हमारे पास है इनहेरेंट बाइंग मोटिव्स, लर्नड मोटिव्स, इमोशनल मोटिव्स एंड रैशनल मोटिव्स। सो मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मेंशन है अराइज फ्रॉम बेसिक नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ऐसे मोटिव्स जो कंज्यूमर्स की बेसिक नीड से अराइज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनहेरेंट बाइंग मोटिव्स। एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, उन मोटिव्स को, उन नीड्स को जिनको हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, दैट आर बेसिकली लर्न नीड्स। अफेक्टेड बाय कंज्यूमर्स फीलिंग्स, तो ऐसे मोटिव्स जो कंज्यूमर्स की फीलिंग से इफेक्ट हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे इमोशनल मोटिव्स। और डिसीजन जो हमारे लॉजिक और जस्टिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं, दैट आर नोन एज रैशनल मोटिव्स। तो काफी आसान था इनको मैच करना। राइट आंसर हो जाएगा 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी एंड 4 के साथ डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी कह रही है कंज्यूमर्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, बाउट इनफ्रीक्वेंटली, रिस्की एंड हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव। और स्टेटमेंट 2 कह रही है आफ्टर द परचेज द consumer might experience dissonance that stems from noticing certain disquieting features of the product or hearing favorable things about other brands. So आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जो हमारी स्टेटमेंट 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को। तो कंज्यूमर जो है वो हाईली इन्वॉल्व हो जाता है जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, उसको हम इनफ्रिक्वेंटली बाई करते हैं, रिस्की है और हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए। इस केस में कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हाई होती है क्योंकि जो ब्रांड्स हैं उनका उनमें जो डिफरेंस है वो भी हाई रहता है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और दूसरी स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि आफ्टर द परचेज, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया जाता है, सो कंज्यूमर जो है वो डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे लग सकता है कि उसका डिसीजन है वो गलत है। जब वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में जानेगा या दूसरे ब्रांड्स के बारे में जानेगा, वो डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो देखो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है? जब कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर परचेज में और उन्हें अवेयरनेस होती है अबाउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ब्रांड। राइट, सो ऐसा कब होता है? जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, इनफ्रीक्वेंटली जिस प्रोडक्ट को हम बाई करते हैं, रिस्की है या फिर हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव है। इस केस में कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक कंज्यूमर। और डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये जो हमारी स्टेटमेंट 2 थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर को। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को लगता है कि उसका जो डिसीजन है वो गलत है, जब भी वो दूसरे ब्रांड्स के बारे में देखता है, उनके फीचर्स के बारे में जानता है, तो वो डिसोनेंस एक्सपीरियंस करता है। इस केस में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं ब्रांड्स में वो कम होते हैं, लेकिन कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनफ्रीक्वेंट हैं, रिस्की है। जैसे कि हम फर्नीचर खरीदते हैं तो वो रोज रोज नहीं हम खरीदते, एक्सपेंसिव भी होता है, रिस्की भी होता है और हमारा इनफ्रीक्वेंट परचेज भी होता है। लेकिन इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हाई नहीं होते हैं। राइट, इसलिए कंज्यूमर डिसोनेंस जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर करता है, तो इसको हम बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर।
पहली स्टेटमेंट हमारी रिप्रेजेंट कर रही थी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को, बिल्कुल सही है, और दूसरी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही थी डिस्टेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर को, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is: a customer dissatisfied with the service of a barber cannot return the service of the haircut that was rendered to him. This case represents which of the following distinguished characteristics of a service? So question से पूछ रहा है कि एक कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है एक बार्बर की सर्विस से, लेकिन वो उस सर्विस को फिर रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये वाला जो केस है ये वो हमारी जो सर्विसेज हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कौन सी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं: इंटेंजिबिलिटी, inseparability, perishability, and inconsistency. What will be the right answer of this question? So, देखिए जब आप किसी सर्विस को ले लेते हैं, सर्विस आपने ले ली है एक सर्विस प्रोवाइडर से, और जब आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्विसेज जो हैं उन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। राइट, तो ये जो हमारा फीचर है इसको हम कहते हैं पर्शियबिलिटी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो सर्विसेज की बात करें तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी सर्विसेज की: इंटेंजिबिलिटी, इन्वेंट्री यानी कि पर्शियबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते। इन्वेंट्री या फिर पर्शियबिलिटी का मतलब है हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है हम सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते उसके सर्विस प्रोवाइडर से। और इनकंसिस्टेंसी, हेट्रोजेनिटी या फिर वेरिएबिलिटी, इसका मतलब है कि जब भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सेम तरह की सर्विस जो है वो रिपीट नहीं करी जा सकती टू अदर कंज्यूमर्स। राइट, क्योंकि उसमें एक इनकंसिस्टेंसी जो है वो आ जाती है, क्योंकि सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती है। प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं लेकिन सर्विस को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, वो सारी चीजें ही उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, सो ये 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स हमें यहाँ पर दिया गया है, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन है। टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स में हमारे पास मेंशन है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो आपको यहाँ पर मैच करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मेंशन है एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग इनपुट्स टू द प्रोडक्ट। तो ऐसी एक्टिविटीज जो एक प्रोडक्ट के इनपुट से रिलेटेड है, यानी कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। कंसर्न विद एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स के साथ एसोसिएट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स को। एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द बायर्स, वैसी एक्टिविटीज जिसमें हम जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। राइट, एंड एक्टिविटीज ऑफ आउटसोर्सिंग, एक्टिविटीज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो जब हम लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनको आउटसोर्स कर लेते हैं किसी दूसरी पार्टी से, उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी, राइट मैचिंग हमारी हो जाएगी 1 के साथ ए, 2 के साथ सी, 3 के साथ बी एंड 4 के साथ डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is: dash is the visible elements of a brand such as color, design and logo that identify and distinguish the brand in consumers minds। तो वो कौन से visible elements हैं जैसे कि color, design and logo जो एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं इन द कंज्यूमर्स माइंड। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं: ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज या फिर ब्रांड पोजिशनिंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के माइंड में एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ब्रांड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ब्रांड एट्रीब्यूट्स तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रांड के फीचर्स होते हैं। ब्रांड इमेज, जो करंट इमेज कंज्यूमर के माइंड में बन चुकी होती है उसको ब्रांड इमेज बोला जाता है। और ब्रांड पोजिशनिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती हैं जिनकी हेल्प से एक कंपनी अपनी ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड में पोजिशन करने की कोशिश करती है, जिनकी हेल्प से वो एक कंपनी अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी ब्रांड की पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करती है, उसको हम ब्रांड पोजिशनिंग बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ब्रांड आइडेंटिटी।
ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए मार्केटिंग मैनेजमेंट